हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालको? कैसे चल रही है पढ़ाई? अब तो सुना है स्कूल खुलने के आसार हैं, 2 नवंबर से खुल सकती है स्कूल। चलो देखते हैं बेटा। क्लास 9 स्वागत है आपका SBM ऑनलाइन क्लासेस भादराजुन में। कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 9th क्लास की साइंस का पोर्शन चल रहा है। चैप्टर नंबर 15 और पार्ट नंबर 12 तो 9th की जो साइंस है उसमें चैप्टर नंबर 15 और उसका ये पार्ट नंबर 12 नंबर पार्ट। इससे पहले वाले 11th नंबर पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? कुछ याद है तो कीजिए। हम मुर्गी पालन के बारे में पढ़ रहे थे। उसको हमने लगभग कंप्लीट भी किया था, कुछ चीज़ें बची थी, उसको रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। हाँ तो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने इन चीज़ों पर जिक्र किया था कि मुर्गी पालन कैसे करना चाहिए, कैसे उनमें रोग हो सकते हैं, कैसे रोगों से बचना चाहिए, रोगाणुनाशक का छिड़काव करना चाहिए, समय समय पर टीके लगाने चाहिए। तो मुर्गियों को मरने से या हानि होने से न्यूनतम तरीके से कैसे रोका जा सकता है, उन्हीं तथ्यों पर हमने बातचीत की थी। इस प्रकार से हमारा 11वां पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ था। आज हम 12वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। 12वें पार्ट में देखो, सबसे पहले 2 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें हमने 11वें पार्ट्स में पढ़ी थी, वीडियो नंबर 11 में पढ़ी थी, उससे से संबंधित रिलेटेड कुछ प्रश्न है 2। पहला प्रश्न, आप स्वयं वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए बेटा। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? पशुपालन और कुक्कुट पालन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं? प्रबंधन प्रणाली की बात की जा रही है। तो आप लिख लीजिए, एक साइड में पशुपालन लिखिए, एक साइड में कुक्कुट पालन लिखिए। दोनों में क्या समानता है? समानता बहुत सारी है। एक तो देखो, चाहे कुक्कुट पालन हो या पशुपालन, दोनों में ही इनको रोगों से बचाना है। इनमें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं लगने चाहिए। ये बहुत बड़ी समानता है। पशुपालन में भी साफ सफाई चाहिए, कुक्कुट पालन में भी साफ सफाई चाहिए, स्वच्छता दोनों में चाहिए। दोनों ही प्रकार के जंतुओं को रोगों से बचाना चाहिए, पीड़कों से बचाना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, उनका भोजन बहुत उन्नत होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, उनके आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये समानताएं हैं। दूसरा प्रश्न, ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? ब्रोलर कल आपने पढ़ा था, जिनसे मांस प्राप्त करने वाली मुर्गियां जो होती हैं वो ब्रोलर है। अंडे देती हैं, उन्हें लेयर कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक अंतर तो यही हो गया कि एक अंडे देती है, एक से मांस प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करना है। प्रबंधन के अंतर भी कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बाकी तो एक जैसे ही है। दोनों को पौष्टिक आहार, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए दोनों में। कुछ विटामिन्स भी होने चाहिए। विटामिन के की बात की थी हमने कल। दोनों की देखभाल थोड़ा सा फर्क रहता है। आकार थोड़ा सा बड़ा होता है मांस वाले का, ब्रोलर का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस प्रश्न को आप इजीली आसानी से कर सकते हो। कल के वीडियो को दोबारा देखिए या बुक को दोबारा पढ़िए, उसमें देखिए क्या होता है, ब्रोलर की कितनी विशेषता है। हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी करेंगे तो आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे फिर। इसलिए ये तो कल जो पढ़ा था उसके प्रश्न हैं। तो कल जो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो इन प्रश्नों को आप आसानी से इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने मोटा मोटी तौर पर जो अंतर था वो बता दिया। ब्रोलर अंडे जो मांस वाली होती है, अंडे देने वाली लेयर होती है,
दोनों की बॉडी में अंतर होता है, एक को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, रख रखाव में भी थोड़ा अंतर होता है। तो यही कुछ अंतर है। आगे क्रियाकलाप 15.4, उस क्रियाकलाप को भी पढ़ो। कुक्कुट पालन केंद्र में जाओ। कुक्कुट पालन केंद्र यानी किसी मुर्गी फार्म में जाइए आप, वहाँ विभिन्न प्रकार के नस्लों का अवलोकन करो। एक मुर्गी फार्म हाउस में जाइए या कुक्कुट पालन केंद्र, एक ही बात है, वहाँ जाइए और वहाँ विभिन्न प्रकार की मुर्गियों की जो नस्ल है उनका अवलोकन करो कि कौन सी नस्ल ज़्यादा काम करती है। जैसे कि कल हमने बात की थी, वाइट लेंगहॉर्न एक विदेशी नस्ल है, संकरण से कुछ अनेक नई किस्म की जातियाँ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, उनको दिए जाने वाले आहार, उनके आवास तथा प्रकाश सुविधाओं को नोट करो कि ब्रोलर में और लेयर में किस प्रकार का दोनों को आहार मिल रहा है, भोजन कैसा मिल रहा है, दोनों के आवास में कितनी समानताएं हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं, कैसा कैसा आवास दे रहे हैं उनको, कितना प्रकाश मिल रहा है, लाइट कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा है कितना। तो इन्हीं चीज़ों का अवलोकन करना है, नोट करना है। अंडे देने वाली लेयर तथा ब्रोलर को पहचानो। अंडे देने वाली मुर्गी कैसी होती हैं, लेयर कैसी हैं, ब्रोलर जिससे मांस प्राप्त होता है वो कैसी हैं, दोनों के शरीर में क्या अंतर है, दोनों के आहार में क्या अंतर है, दोनों का आवास कैसा है, दोनों का स्वास्थ्य कैसा है। जो मुर्गी पालक है उससे आप पूछिए, जानकारी लीजिए कि भाई इन दोनों में इतना अंतर कैसे है, क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या कैसी जगह रखते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी। कहाँ जाकर? एक कुक्कुट पालन केंद्र में। और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर कर लानी है, कुछ जानकारियाँ एकत्रित कर कर लानी है, जिससे कि अभी किताब में जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझ सको। तो किताब में जो मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन के बारे में चर्चा हुई है, इसको यदि और अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको मुर्गी फार्म हाउस जाना चाहिए, कुक्कुट पालन के अंदर एक बार जाना चाहिए और वहाँ कैसी कैसी मुर्गियाँ हैं, किस किस किस्म की मुर्गियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके लानी चाहिए ताकि आपका नॉलेज अच्छे से बढ़े। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो कुक्कुट पालन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। इससे मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले बुक को, तो उसमें पीछे वाले 2 पन्नों में कुछ सारणी थी, इम्पोर्टेंट टेबल रह गई एक। उस सारणी को पढ़कर आते हैं, फिर अपन मत्स्य पालन पढ़ेंगे या मछली उत्पादन बाद में पढ़ेंगे। पहले उस टेबल को देख कर आते हैं। हाँ तो बच्चों, इस टेबल को एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करो कि इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, कैसी कैसी इसमें चीज़ें हैं। देखो टेबल के ऊपर क्या लिखा है, सारणी 15.2, पशु उत्पादों का पोषक मान प्रतिशत में। पशुओं से मिलने वाले उत्पाद, कौन कौन सी चीज़ें पशुओं से हमें मिलती हैं, उनका कितना मान है, प्रतिशत में बताया गया है। चलिए, पशु उत्पाद एक सारणी में, दूसरे में पोषक तत्वों की प्रतिशतता अलग अलग। पहला बेटा दूध, और वो भी किसका दूध? गाय का दूध। तो गाय के दूध में वसा यानी फैट कितनी होती है? 3.60%। प्रोटीन कितनी है? 4%। शक्कर कितनी है? 4.50%। ग्लूकोज की बात की जा रही है बेटा यहाँ पर। शक्कर का मतलब यहाँ चीनी से नहीं, ग्लूकोज से है। खनिज, उसमें सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, ये चीज़ें वो 0.70%। जल 87-87.20%। विटामिन गाय के दूध में B1, B2, B12 और D और E, तो 3 विटामिन है, विटामिन B, D और E, और B के 3 स्वरूप, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B12 और D और E। तो गाय के दूध में देखो बेटा, प्रोटीन जो वसा है वो बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन भी अच्छा होता है। यहाँ जो स्टार लगे हैं इसका मतलब उनकी मात्रा बहुत कम है, 1% से भी कम मात्रा है, तो उसके स्टार लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो गाय का दूध देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा देखो अंडा। अब देखो गाय के दूध में जल कितना है? 87%, पानी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यदि हम पानी मिला देते हैं तो सोचो पानी कितना हो जाएगा, इसकी मात्रा तो बहुत कम हो जाएगी फिर बाद में। इसलिए पानी में दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी फिर डाउन हो जाती है।
बेचने वाले बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा अंडा, एग, उसमें वसा 12% और प्रोटीन 13%। न शुगर यानी शर्करा बहुत ही कम होती है, 1% खनिज, जल है 74%, 74%। विटामिन B2 और D उसमें मिलेगा आपको। मांस, वो चाहे मुर्गी का मांस हो चाहे किसी और जानवर का, उसकी बात की जा रही है। दरअसल यहाँ पर मुर्गी की ही बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में मुर्गी पालन है। 3.60% वसा, 21% प्रोटीन। इसलिए लोग है ना मांस ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है बेटा, ज़्यादा। और प्रोटीन जितना ज़्यादा होगा बॉडी के लिए उतना ही अच्छा रहता है। शक्कर यानी ग्लूकोज बहुत कम होगा। कार्बोहाइड्रेट का नाम दे सकते हो यहाँ पर। खनिज 1.10%, जल 74%, विटामिन B2 और B12 पाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें से प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, मांस। फिर मछली का मांस, बहुत से लोग मछली खाते हैं उसकी फ्राई करके। वसा 2.50%, प्रोटीन 19%, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, खनिज 1.30%, जल 77%, 77.20%। 77.20 नहीं बोला जाता बेटा, याद रखना, हमेशा पॉइंट या दशमलव के बाद में संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है। जैसे 77.20। और विटामिन नियासिन, D और E। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है। पूछा जाए तो वसा ज़्यादा किस में होती है, अंडे में वसा ज़्यादा होती है, मांस में प्रोटीन ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत सारे लोग अंडे और मांस को क्यों खाते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स की और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो देखो दूध में तो सारी चीज़ें हैं ना, वसा भी है, प्रोटीन भी है, शुगर भी है, खनिज भी है, जल तो खैर है ही है, विटामिन देखो 1 2 3 4 5 प्रकार के विटामिन। इसलिए दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है, संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध पीने से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो माँ का दूध पीता है तो उसे वसा भी मिलती है, उसे प्रोटीन मिलती है, उसे शुगर मिलती है, खनिज, जल और विटामिन, सारी चीज़ें उसको दूध से मिल जाती हैं। इसलिए दूध को कंप्लीट फूड यानी संपूर्ण आहार माना जाता है। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को बनाइए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, आप इसको याद करने का प्रयास करना। वापस चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा मछली पालन या मत्स्य पालन था वहीं पर। ये आपका अपना जो टॉपिक है अगला 15.2.3, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। मत्स्य मछली का ही पर्याय शब्द है। मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन कह सकते हो या इसको फिशरी भी नाम दिया जाता है। मछली पालन ये भी कह सकते हैं। मछली पालन, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, फिशरी, सारी एक ही चीज़ है। फिश कल्चर भी कह सकते हैं इसे। फिश कल्चर, मछली उत्पादन, मछली पालन, सारी चीज़ें एक ही हैं बेटा। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। हमारे भोजन में मछली से क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रोटीन हमें मिलता है। तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है यदि आप मछली खाते हैं तो। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित हैं। मछलियों की कई वैरायटीज़ होती हैं, कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं खाने के लिए। पंख युक्त मछलियाँ होती हैं, कवच युक्त जिनके शरीर के चारों ओर कवच होता है, जैसे कि प्रॉन, तथा कुछ मोलस्क यानी मछलियों के अलावा मोलस्का संघ के जंतु हैं वो भी। अब मोलस्का संघ के जंतुओं का नाम पहले आया था, पढ़ा था अपन ने जब जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था, तो अकशेरुक जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था। वहाँ एक नाम आया था मोलस्का, जिससे मोती बनते हैं, ऐसे ही कुछ नाम आए थे वहाँ पर, याद है आपको तो। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, तथा दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन।
मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ, एक तो मछली पकड़ना, प्राकृतिक समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं तालाब, कोई झील है बड़ी, वहाँ पर मछली ऑटोमेटिकली प्रकृति में अपने आप मछलियाँ जो होती हैं बनी हुई हैं उनको मछलियों को पकड़ते हैं। एक तो वो विधि होगी प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हो गया कृत्रिम स्रोत, मछली पालन या मछली संवर्धन। उसमें क्या करते हैं, हम खुद कोई एक कृत्रिम रूप से एक जलाशय बनाते हैं, उसमें मछलियों के अंडे लाते हैं, मछलियों को पैदा करवाते हैं उसमें, और फिर उन मछलियों को पकड़ कर बेचते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो मछलियों के दो स्रोत, एक प्राकृतिक जिसमें मछली पकड़ी जाती है, और दूसरा होता है मछली संवर्धन या मछली पालन, जिसमें हम कृत्रिम रूप से जलाशय बनाएंगे और मछलियों का पालन करते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल हैं। दो प्रकार के जल में मछलियाँ होती हैं, या दो ही प्रकार का जल होता है। समुद्री जल यानी खारा जल, इसको समुद्री जल को हम लवणीय जल भी कह सकते हैं, तथा ताज़ा जल फ्रेश वाटर अलवणीय जल, बिना लवण वाला। ताज़ा जल का मतलब बिना लवण वाला अलवणीय जल, जिसमें कोई लवण नहीं हो, जो खारा नहीं होता। मीठे पानी को ही हम ताज़ा पानी कहते हैं। तो मछलियाँ या तो खारे पानी में होती हैं या मीठे पानी में। खारा पानी यानी समुद्र का पानी, मीठा पानी यानी नदी का पानी, या ताज़ा जल या अलवणीय जल। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, यानी मीठा जल कहाँ होता है, नदी में या तालाब में। इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जाता है। इसलिए मछली को पकड़ना या मछली पालन कहाँ होता है, समुद्र या ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में, यानी समुद्र में कर सकते हो, या कहीं भी नदी का जल है या ताज़ा जल मीठा पानी है, वहाँ पर इकोलॉजिक कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए जहाँ मछलियाँ जिंदा रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। ऐसी जगह मछलियों को पालना चाहिए। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं बेटा क्या है। अगला हमारा टॉपिक है मत्स्य पालन में समुद्री मत्स्यिकी। समुद्री मत्स्यिकी का क्या मतलब है, समुद्र में मत्स्य पालन करना, इसे आप समुद्री मत्स्यिकी कहेंगे। देखो किस प्रकार से आप मछली का पालन समुद्र में कर सकते हो, तो उसके बारे में कुछ चर्चा हमें करनी है, ध्यान देंगे। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। भारत का जो समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र है, जहाँ से मछलियाँ प्राप्त करते हैं भारत में, इंडिया में, वो लगभग 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तक फैला हुआ है, तथा गहराई काफ़ी है उसकी। इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक, यानी समुद्र का जो भाग है, कहने का मतलब समुद्र का जो क्षेत्रफल है, तो समुद्र के तट या किनारे से कितनी दूरी तक, 7,500 किलोमीटर लंबाई तक, और गहराई तो खूब जहाँ तक संभव हो सकते हैं मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं जितनी गहराई तक जा सकते हैं वहाँ तक। लेकिन लंबाई लेंथ कितनी बताइए, समुद्र तट से या समुद्र के किनारे से लगभग 7,500 किलोमीटर तक। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैक्रल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक हैं। प्रचलित समुद्री मछलियाँ मतलब ज़्यादा करके जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं, मछलियों को पकड़ने को फिशिंग कहते हैं। तो समुद्र के किनारे जो लोग हैं वो जाल की सहायता से, नेट की सहायता से जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उसमें सर्वाधिक कौन सी मछलियाँ होती हैं उसके नाम बेटा याद रखना, कहीं एक जगह लिखना, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल का हमारा मुर्गी पालन हुआ था, उसके बाद में जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मत्स्य पालन। यानी मछली के बारे में है। तो कुछ चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि मछली किस प्रकार के पानी में होती है। दो प्रकार का पानी, एक खारा जल
दूसरा मीठा जल। ये जो खारा जल है वो किसका होता है? समुद्र का। और मीठा जल किसका होता है? नदी, सॉरी ऐसे लिखेंगे, नदी और तालाब। ठीक है, तो किस प्रकार के वाटर में मछलियों का पालन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, यही हम पढ़ रहे हैं। चलो जिक्र करते हैं। फिर जो प्रचलित मछलियां हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। चलो ये बाद में लिखते हैं। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग, नेट, बहुत सारी नेट होती हैं, उनका उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। नाव के अंदर बैठते हैं लोग, जाल रखते हैं और उस जाल की सहायता से नाव में बैठे बैठे मछलियों को फंसा लेते हैं और मछलियों को पकड़ लेते हैं। और सबको पता है मछली पानी से बाहर निकलने पर मर जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ऐसी कहानी आपने पढ़ी है ना, कविता छोटी मोटी। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो वायु के में काम नहीं करता, वो जल में ही काम करता है। तो नाव में बैठकर लोग जाल की सहायता से मछली को पकड़ते हैं। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरतामापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। सैटेलाइट उपग्रह से या प्रतिध्वनि गंभीरता मापी, ये कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनकी सहायता से आपको ऊपर से पता लग जाता है कि समुद्र की किस दिशा में कितनी मछलियां हैं। मछलियों का जो झुंड है, मछलियों का जो समूह है, उसकी जानकारी लग जाती है। इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यदि आपके पास में ऐसी तकनीक है तो मछली उत्पादन को बढ़ा सकते हैं अपन। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र जल में संवर्धन भी किया जाता है। जो मछलियाँ अच्छी हैं उनकी कई जातियाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं सभी को नष्ट नहीं करते, उनमें उत्पादन बढ़ाते हैं और मछली उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। इनमें से प्रमुख है मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट यानी पंख युक्त मछलियाँ। कुछ कवचीय मछलियाँ जैसे कि झींगा यानी प्रॉन, मसल तथा ऑयस्टर, इससे जो मोती बनता है, एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। इनको क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसको अपन पूरी को नष्ट नहीं करते। इनकी कुछ जातियों को हम कृत्रिम रूप से भी इनका संवर्धन कराते हैं, जिससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ये अपन ने जब मोलस्क का पढ़ा था तो बताया था, मोती प्राप्त होते हैं ऑयस्टर नाम के समुद्री जंतु से, मोती निकलते हैं जिनकी मालाएं बनाई जाती हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की आस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। तो यदि हम इसी प्रकार से मछलियों को पकड़ते रहे, काटते रहे, खाते रहे, तो मछलियों की संख्या तो समुद्र में कम होगी एक ना एक दिन। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी मछलियों को न पकड़ें, कुछ मछलियों को पकड़कर उनमें जनन करवाया जाए, उनका कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से संवर्धन किया जाए। संवर्धन का मतलब उनको उचित माध्यम में रखकर उनमें जनन करवाना, उनकी संख्या को बढ़ाना। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर कहते हैं। समुद्री संवर्धन यानी मेरीकल्चर, ये बात याद रखना। मेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, क्या परिभाषा होती है बच्चों? समुद्र की कुछ मछलियों को भविष्य में बनाए रखने के लिए उनका संवर्धन करना समुद्री संवर्धन कहलाता है। कुछ मछलियों के डायग्राम, एक खारे पानी में होती है ये, और ये मीठे पानी में होती है रोजेन वर्गी। दो मछलियों के डायग्राम भी आप देख लीजिए बच्चों। तो आज की क्लास में केवल
इतना ही। ये अपना कौन सा पार्ट हो गया? 12वां पार्ट कंप्लीट। चलिए कंक्लूजन निकालते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें से जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से ऐड करो बेटा। मेरीकल्चर यानी समुद्री संवर्धन किसे कहते हैं, अभी अभी पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये कुछ जातियों के नाम, वीडियो को दोबारा चेक करके आप अयस्टर से क्या प्राप्त होते हैं? मोती प्राप्त होते हैं। ठीक है। और एक वो टेबल भी पड़ी थी ना, पोषक तत्वों वाली सारणी, दूध में, मांस में, अंडों में कितने पोषक तत्व है, कितने प्रोटीन, तो वो जो सारणी थी उसका भी आप रिवीजन करना। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 9 साइंस में चैप्टर 15 का पार्ट 12वां, और उसमें मत्स्य पालन और कुछ अन्य चीज़ें उससे संबंधित हमने पढ़ी है। आप उसको दोबारा पढ़ो, रिवीजन करो, अच्छे से समझो इसको। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।